बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 17 तारे एवं सौर परिवार। इस पाठ के पिछले भाग में हमने समझा था चंद्रमा और तारों के बारे में कि किस तरह से चंद्रमा की कलाओं में परिवर्तन हमें दिखाई देता है। इस भाग में हम समझेंगे तारामंडल और सौर परिवार के सदस्यों के बारे में कि सौर परिवार में कौन कौन से सदस्य शामिल किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आपने आकाश में कुछ अलग अलग आकृतियों वाले तारों के समूह देखे होंगे। तो यह समूह क्या कहलाते हैं? तारामंडल कहलाते हैं। और बच्चों, इस तरह की अलग अलग आकृतियां हमें दिखाई देती है, जैसे कि सप्तऋषि जो है वो भी एक विख्यात तारामंडल है और इसे हम बिग डीपर, ग्रेट बियर अथवा अर्सा मेजर भी कहते हैं। इसके अलग अलग नाम है। इसमें 7 तारों का समूह होता है। तो इस तरह से हमें जो है अलग अलग आकृति के तारों का समूह दिखाई देता है। बच्चों, जो सप्तऋषि है इसके अंदर 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं और ये बड़ी कलछी अथवा प्रश्न चिन्ह के जैसा प्रतीत होता है। चित्र में देखिए, इस तरह से क्या दिखाई दे रहा है? हमें कलछी की आकृति का दिखाई दे रहा है और इस कलछी की जो हत्ती है इसमें 3 तारे होते हैं और जो कटोरी है इसमें 4 तारे होते हैं। बच्चों, कलछी क्या होता है? पुराने समय में पानी पीने के लिए एक बर्तन का इस्तेमाल किया जाता था, उसे क्या कहते हैं? कलछी कहते हैं। तो इस तरह से इसमें हमें 7 सुस्पष्ट तारे दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये जो सप्तऋषि है ये 7 प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय संतों या ऋषियों के नामों के साथ में संबंध है, यानी कि इसमें जो तारों के नाम रखे गए हैं वो ऋषि मुनियों पर आधारित रखे गए हैं, जैसे कि बच्चों मरीचि, वशिष्ठ, श्रृंगिरस, अत्रि, ऋतु, पुलह और पुलत्स्य। और यदि बच्चों हम इसके दूसरे नाम देखें, यूनानी शब्द जो हैं उसमें इसके नाम रखे गए हैं अलकारत, मिजार, एलियोथ, मैग्रेज, डबे, मेरक और फेगदा। तो इस तरह से इन तारों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हम बात कर रहे हैं कि सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति का निर्धारण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। क्या करना है हमें यहाँ पर कि गर्मियों में रात्रि के समय लगभग 9 बजे हमें उस दिन आकाश का निरीक्षण करना है, जब क्या हो? आकाश में चंद्रमा नहीं हो, यानी कि अमावस्या की रात्रि हो। फिर क्या करेंगे? हम आकाश के उत्तरी भाग का प्रेक्षण करके हम सप्तऋषि का पता लगाएंगे। तो इस तरह से जब हमें सप्तऋषि की आकृति वाले तारों का समूह मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ से उत्तर दिशा में थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम ये एक काल्पनिक रेखा मानकर चलेंगे कि ये जो रेखा है आगे उत्तर दिशा में बढ़ रही है, तो इसकी बिल्कुल सीधी दिशा में हमें क्या मिल जाएगा? ध्रुव तारा प्राप्त हो जाएगा। क्या करना है बच्चों हमें कि जो सप्तऋषि के सिरे वाले 2 तारे हैं उनको देखना है और इन दोनों तारों से गुजरती हुई हमें क्या करनी है? सरल रेखा की कल्पना करनी है और इस काल्पनिक रेखा को उत्तर दिशा में हमें आगे बढ़ाना है। तो बच्चों, लगभग कितनी दूरी हमें लेनी है कि इन 2 तारों के बीच की दूरी का लगभग 5 गुना। तो जब हम इस काल्पनिक रेखा की कल्पना करेंगे तो यह रेखा एक ऐसे तारे पर पहुंचती है जो अधिक चमकीला नहीं है। क्या है यह ध्रुव तारा है और यह तारा अन्य तारों की भांति पूर्व से पश्चिम की ओर गति नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित होता है। हमने पिछले भाग में समझा था कि ध्रुव तारे की स्थिति हमें हमेशा एक जैसी दिखाई देती है, गति करता हुआ प्रतीत नहीं होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं दूसरे तारामंडल के बारे में। कौन सा तारामंडल है? ओरायन तारामंडल। यह भी सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में से एक है। इसमें 7 या 8 तारे शामिल होते हैं और इसे शिकारी भी कहते हैं, क्योंकि इस तरह से एक शिकारी की मुद्रा में इसमें तारे जमे हुए होते हैं। और इसके जो मध्य भाग में 3 तारे हैं ये शिकारी की बेल्ट को निरूपित करते हैं और जो 4 चमकीले तारे हैं ये चतुर्भुज के रूप में दिखाई देते हैं। तो इस तरह से क्या है? ये ओरायन तारामंडल है। बच्चों, जिस तरह से हमने सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति ज्ञात की थी, इस तरह इस ओरायन तारामंडल की सहायता से भी एक सबसे चमकीले तारे की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। तो आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? सीरियस तारा। ये बहुत अधिक सीरियस तारा है, इसलिए बहुत अधिक चमकीला दिखाई देता है। तो इसकी स्थिति हम कैसे ज्ञात करेंगे कि ये जो शिकारी की बेल्ट को निरूपित करने वाले 3 तारे हैं, इससे हम आगे काल्पनिक रेखा की कल्पना करेंगे तो हम यहाँ पर एक बहुत चमकीले तारे पर पहुंचेंगे। तो कौन सा तारा है? ये सीरियस तारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं सौर परिवार के बारे में। बच्चों, सौर परिवार क्या मतलब क्या है? सूर्य का परिवार। कौन कौन सम्मिलित है इसके अंदर? सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड मिलकर सौर परिवार बनाते हैं। चित्र में देखिए, इस तरह से बीच में क्या है? सूर्य है। सूर्य क्या है? इस घर का मालिक है। मुखिया कौन है? सूर्य है। और चारों ओर क्या कर रहे हैं? सभी पिंड इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो इन सबको मिलाकर सौर परिवार का निर्माण होता है। इस सौर परिवार में ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा उल्काएं शामिल है। बच्चों, सूर्य तथा इन पिंडों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है और इसी कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं।
पृथ्वी के अलावा अन्य 7 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कौन कौन से ग्रह हैं? ये है बच्चों बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो इस तरह से कुल 8 जो ग्रह हैं वो क्या कर रहे हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रहे हैं। बच्चों वर्ष 2006 तक इस सौर परिवार में कुल 9 ग्रह थे। प्लूटो क्या था? इस सौर परिवार का दूरतम ग्रह था, लेकिन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो को ग्रह में शामिल नहीं किया, इसलिए अब यह सौर परिवार का सदस्य नहीं है। अब कितने ग्रह हैं? केवल 8 ग्रह सौर परिवार में शामिल किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं सौर परिवार के सदस्यों के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके मुखिया कौन है? सूर्य है, उसके बारे में बात करेंगे। बच्चों सूर्य क्या है? हमसे निकटतम तारा है और यह विशाल मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करता है। और पृथ्वी व अन्य ग्रहों पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? यह सूर्य है। तो इस तरह से हमें जलता हुआ आग के गोले के समान दिखाई देता है। तो पृथ्वी पर और अन्य ग्रहों पर जितनी भी ऊष्मा और प्रकाश पहुंच रही है, किसके द्वारा पहुंच रही है? सूर्य के द्वारा पहुंच रही है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम समझते हैं ग्रहों के बारे में। तो ग्रह क्या होते हैं? ये तारों की भांति प्रतीत होते हैं, परंतु ग्रहों का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है। बच्चों प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर क्या कर रहा है? सूर्य की परिक्रमा करता है और इस पथ को हम क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। जिस तरह से मान लीजिए ये क्या है? ये सूर्य है और ग्रह क्या कर रहे हैं? एक निश्चित पथ पर इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी कक्षा हो जाएगी। और किसी भी ग्रह के द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को पूरा करने में लिया गया समय जो है वो क्या कहलाता है? उस ग्रह का परिक्रमण काल कहलाता है। तो सभी ग्रहों का परिक्रमण काल अलग अलग होता है। बच्चों ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ने के साथ साथ इस परिक्रमण काल में भी वृद्धि हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि जैसे जैसे ग्रह सूर्य से दूर होता जाएगा तो इस कक्षा का जो आकार है वो बढ़ता जाएगा और कक्षा का आकार बढ़ जाएगा, तो एक चक्कर को पूरा करने में लगने वाला समय भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह परिक्रमण काल में वृद्धि हो जाती है। बच्चों जो ग्रह होते हैं ये सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूर्णन गति करते हैं। चित्र में देखिए इस तरह से, जैसे कोई लट्टू क्या कर रहा है? अपने अक्ष पर गोल गोल घूर्णन कर रहा है। तो इस तरह से ग्रह क्या कर रहे हैं? सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगाते हैं और अपने अक्ष पर भी गति करते हैं। तो यह गति कौन सी गति कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है। और किसी ग्रह के द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लिया गया समय जो है वो क्या कहलाता है? घूर्णन काल कहलाता है। यानी कि ग्रह भी क्या कर रहे हैं? अपने अक्ष पर चक्कर लगा रहे हैं और एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाएगा? घूर्णन काल कहलाएगा। चलिए आगे समझते हैं हम उपग्रह के बारे में। उपग्रह क्या करते हैं? ये ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। तो ऐसे खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। तो बच्चों पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है, जिसे हम क्या कहते हैं? हमारा मामा भी कहते हैं। तो चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। इसके अलावा बहुत सारे मानव निर्मित उपग्रह भी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। जैसे कि आर्यभट्ट है, इनसेट है, ये सब क्या है? पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह हैं जो कि मनुष्य के द्वारा निर्मित किए गए हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं प्राचीन भारत में खगोलिकी। तो बच्चों प्राचीन भारत का खगोलिकी का ज्ञान बहुत ही समृद्ध था। लोगों को खगोलिकी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी। लगभग 4000 वर्ष पुराने ऋग्वेद में भी प्राचीन भारत के खगोलिकी का उल्लेख मिलता है। बच्चों खगोलिकी पर आर्यभट्ट के योगदान के बारे में उनकी रचना आर्यभट्टीय में उल्लेखित है, जिसे उन्होंने 23 वर्ष की आयु में लिखा था। बच्चों ये आर्यभट्ट है और इनका खगोलिकी का ज्ञान बहुत ही समृद्ध था। इन्होंने बताया कि पृथ्वी अचल नहीं है, पृथ्वी कैसी है? गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। पुराने समय में ये मान्यता प्रचलित थी कि पृथ्वी कैसी है? स्थिर है, अचल है, लेकिन आर्यभट्ट ने बताया कि ऐसा नहीं है, पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। इसके अलावा इन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की भी वैज्ञानिक व्याख्या की। इन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के होने के कारण को स्पष्ट किया। इन्होंने बताया कि जो चंद्रमा है या फिर अन्य ग्रह हैं, इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण चमकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने खगोलिकी के अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिससे पता चलता है कि प्राचीन भारत का खगोलिकी का ज्ञान बहुत ही समृद्ध था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे हम एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला ग्रह हम लेते हैं, कौन सा है? बुध ग्रह। यह बुध ग्रह सूर्य का सबसे निकटतम का ग्रह है और यह सौर परिवार का सबसे लघुत्तम यानी कि सबसे छोटा ग्रह भी है। इसे हम कब देख सकते हैं? सूर्योदय से तुरंत पूर्व अथवा सूर्यास्त के तुरंत पश्चात क्षितिज पर ये हमें इस तरह का दिखाई देता है। बच्चों इस बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा ग्रह है बच्चों शुक्र ग्रह। तो यह पृथ्वी के निकटतम का पड़ोसी है और यह सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। कुछ इस तरह का ये चमकीला हमें दिखाई देता है। बच्चों इसे प्रभात तारा अथवा सांध्य तारा भी कहते हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह कभी कभी सूर्योदय के पूर्व पूर्वी आकाश में और सूर्यास्त के तुरंत पश्चात पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है। यानी कि
सुबह और शाम को दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हम क्या करें, इसे प्रातः तारा अथवा सांध्य तारा कहते हैं। बच्चों, इस शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं होता है और यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है, घूर्णन करता है। बच्चों, चंद्रमा की तरह ये शुक्र ग्रह भी अलग अलग कलाओं में हमें दिखाई देता है, तो इस तरह से इसके प्रदीप्त भाग में वृद्धि और कमी होती है, अलग अलग कलाएं हमें इसकी दिखाई देती है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की हैं वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो इस वीडियो पर आधारित मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ जिनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, तारामंडल किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है सौर परिवार में कितने ग्रह हैं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर समझकर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।